हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ इट वेलकम टू डायरी का एपिसोड 6। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, पर इसमें आपको डिटेल में मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसे ही कमाल के मूवीज वीडियोस, एक्सप्लेनेशन, मूवीज रिव्यू हम लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया है और हमें 1935 का एक अस्पताल में ले जाता है। हम देखते हैं कि एक नर्स, जिसकी पहचान बाद में सामने आती है, एक छोटी सी लड़की को जिसका नाम मेवल है उठाती है और उसे बेसमेंट में ले जाती है। मेवल नहीं जाना चाहती, उस पर नर्स उसे तसल्ली देती है कि डरने की कोई बात नहीं है। बेसमेंट में पहुंचकर हमें पता चलता है कि मेवल को यहाँ एक जोकर से मिलने के लिए कहा गया था, और तभी एक चमकीला लाल गुब्बारा फ्रेम में तैरता हुआ दिखता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत वाइब्रेंट लग रहा है। मेवल डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसे रोकती है। हम देखते हैं कि गुब्बारा दरवाजे की तरफ जाता है और धीरे से पेनीवाइज का हाथ निकलता है, स्ट्रिंग पकड़ता है और फिर वो अपना चेहरा दिखाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये 1935 का टाइम पीरियड है, जो कि सीजन 2 में सेट है, और ये वही समय है जब ब्रैडली हत्याकांड हुआ था, जो शायद उस सीजन का सबसे खूनी इवेंट होगा। यह ओपनिंग सीन इस एपिसोड के लिए खास ही है, लेकिन ये एपिसोड 3 में 1908 के फ्लैशबैक की तरह काम करता है। कहानी यहीं तक दिखाई जाती है, फिर सीन शिफ्ट होता है 1935 में, फिर आगे का सीन एपिसोड के मिड में दिखता है। अब वापस 1962 में आते हैं, जब विल को उसके पिता लेरॉय सिविल में रूसी की मौत के बारे में डांट रहे हैं। लेरॉय को पक्का पता है कि उसने सीवर में क्या एक्सपीरियंस किया है। वो चार्लोट को इट की क्षमताओं और रूप बदलने के बारे में बताते हैं, और कैसे उसने मिशन पर कई सैनिकों की जान ली ये भी बताते हैं। लेरॉय विल को डेयरी में रहने के लिए कहता है और बिना उसकी इजाजत के कमरे के बाहर न निकलने को कहता है। वो अपने पापा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है एक आदमी मुसीबत से कभी पीछे नहीं हटता और न ही छिपता है। पर यहाँ बात बिगड़ जाती है जब लेरॉय कहता है कि विल उसकी तरह नहीं है, तो विल जवाब देता है कि वो सही है, वह कभी अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। यह साफ तौर पर रूसी की मौत का हवाला था। हम देखते हैं कि लेरॉय गुस्सा होकर अपने बेटे को थप्पड़ मारता है। यहाँ बाप बेटे के रिश्ते में एक ब्रेकिंग पॉइंट है। विल अपने डैड से कहता है कि इट पहले ही उन तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब सिर्फ डर नहीं बल्कि कंट्रोल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। विल अपनी साइकिल पर वापस डेयरी के लिए निकलता है और अपने नए बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ने का फैसला करता है। इसी बीच डेयरी में लोग हैंक के वांटेड पोस्टर को देख रहे हैं। धीरे धीरे हैंक की सिचुएशन की वजह से शहर में टेंशन, गुस्सा और डर बढ़ता जा रहा है। और बेशक यह सब इट नहीं शुरू किया है, अपनी आने वाली खूनी घटनाओं ब्लैक स्पॉट की तैयारी में। बच्चों के पास हम वापस आते हैं। इस एपिसोड में इट की असली जीत यही दिखता है, क्योंकि वो उन बच्चों के बीच फुट डालने में कामयाब हो जाता है। लिली उन्हें बताती है कि जब पेनीवाइज उसके सामने रुका था और हथियार उसके पैरों के पास था तो क्या हुआ था। पेनीवाइज की चाल के बाद लिली बहुत तनाव में थी। आप लिली की आंखों में देख सकते हैं कि वो किस पर भरोसा कर सकती है। इस पर सवाल उठ रही है, खासकर इस एपिसोड में उसके साथ जो होता है उसके बाद वह विल को भी हथियार छूने या देखने नहीं देती। लिली इस हथियार को पूरे एपिसोड में अपने पास रखती है, क्योंकि वह जानती है कि यह उसे इट से सुरक्षित रखेगा। ट्रॉमा से प्रेरित लिली का मानना है कि उसे तुरंत शिविर के पास जाना चाहिए और इस हथियार का इस्तेमाल करके इट को मार डालना चाहिए। दूसरी ओर रॉनी, जो लिली की बात को मानने से मना कर देती है, उसे याद है कि पिछली बार वे मौत के मुंह के करीब थे। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वह रॉनी पर हथियार का इस्तेमाल करना चाहती थी। शायद मौत के इतने करीब आने के बाद वह हिंसा के प्रभाव महसूस कर रही थी। जब मार्गे भी बीच में आकर लिली से हथियार छीनने की कोशिश करती है, तो वो उसे गोलम की तरह व्यवहार करती है, जैसे उसके पास रिंग हो, और हथियार को कसकर पकड़े हुए पीछे हट जाती है। लिली और रॉनी एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, काश वे कभी मिले ही न होते। इस तरह लिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रिच ये सब देख रहा था, वह समझ रहा था और चिल्लाकर बोलता है कि इट यही चाहता है, उन्हें तोड़कर एक दूसरे को अलग करना। अब कहानी सीख होता है डिक हॉलरिन के पास। अब डिक हॉलरिन वापस ब्लैक स्पॉट में जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, उसका लॉक बॉक्स खुल चुका है और उसका डर, ट्रॉमा, मृत भटकती आत्माएं अब आजाद है। हम नहीं देखते हैं कि क्या वह देख रहा है, लेकिन हमें साफ पता चलता है कि डिक हॉलरिन कमरे में कुछ देख रहा है, पर वह उसे नजरअंदाज करता है। हॉलरिन अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और आराम करने के लिए पीछे जाता है, पर यहीं उसके दोस्त बताते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान उसके बिस्तर के पीछे है। इसी बीच रॉनी और विल के पास। रॉनी लिली के बारे में विल को भरास निकाल रही है। वह विल का सपोर्ट चाहती है, पर उसे एहसास हो रहा है कि शायद कुछ ज्यादा बोल गई। वह मानती है कि वह डरी हुई है, खासकर अपने पिता की वजह से। रॉनी विल को गले लगाती है और ऐसा लगता है जैसे किस करने ही वाले हैं। तभी चार्लोट आती है और अपने बेटे को उसके पूरे नाम से पुकारती है और उसे और रॉनी को कार में बैठने को कहती है। यार, ये एपिसोड देखने के बाद क्लियर कर सकता हूँ कि चार्लोट अभी भी मेरी पसंदीदा टीवी माँ में से एक बन चुकी है। वह सख्त है, प्रोटेक्टिव है और काम करवा लेती है। एक शानदार माँ है। अब आते हैं हॉलरेन के पास वापस। उन्हें पता चलता है कि चार्लोट ने हैंक को पीछे के कमरे में छिपा रखा है, जब तक कि वे उसे इस शहर से बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज लेती। पर इससे पहले की चीजें बेहतर हो, एक खुशी का पल आता है जब हैंक और रॉनी मिलते हैं। हैंक की गिरफ्तारी के बाद पहली बार
वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हॉलरेन इस प्लान से कोई लेना देना नहीं चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। रात होते ही हम मार्गे और रिच को टावर पर वापस देखते हैं। एक दूसरे को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि रिच मार्गे की जख्मी आंखों पर बंधी पट्टी को हटाने में उसकी मदद कर रहा है। एपिसोड्स देख के हमें पता तो चल रहा है कि रिच को मार्गे पर क्रश है, क्योंकि वे एक प्यारा और मासूम पल शेयर कर रहे हैं। पर हैंक और रॉनी की तरह इसी पल मुझे पता चलता है कि हमारे लड़के रिच मुसीबत में है। उनके बीच चीजें ठीक नहीं होगी और इट निश्चित रूप से उनमें से किसी एक को अकल्पनीय दर्द देकर इस रिश्ते का फायदा उठाएगा। हम देखते हैं कि रिच यह देखने की कोशिश करता है कि उसका होममेड प्लान डेयरी से कितना दूर जा सकता है और हम देखते हैं कि वह सीधे सीविर में उड़ जाता है। मेरे लिए ये रिच के शिकार होने का फोरशॉडिंग लग रहा है। प्लेन सीविर के उस हिस्से में जाता है जहाँ इट रहता है। बेस पर वापस हम देखते हैं कि हॉलरेन अपने दुश्मनों को शराब में डुबोने की बेताब कोशिश कर रहा है। तभी हैन उनसे मिलने आता है। वह उसे 100 के नए आदेशों के बारे में बताता है ताकि वह पिलर्स की तलाश जारी रखे। लेकिन डिक हॉलरेन अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि वह एक सैनिक को भी देखता है जो उसके कमरे में मर गया था, जहाँ वह है दरवाजे पर खड़ा है और उसका आधा चेहरा गायब है। हैन पूछता है कि सीवर में उसके साथ क्या हुआ। डिक हॉलरेन उसे बताता है कि वह क्या देखा, जिसमें उसकी बचपन की यादें मौत से भरी हुई है। उसकी साइनिंग क्षमताओं के कारण वह हेनलॉन का लॉक बॉक्स के बारे में बताता है, जिसे उसकी दादी ने उसके दिमाग में सारी मौत छिपाने के लिए बनाया था। तब वह केवल 9 साल का था और जब तक उसका बॉक्स फिर से नहीं खुला उसने कुछ नहीं देखा। बेस पर हम देखते हैं कि चार्लोट और लेरॉय उसके हाल में ही किए व्यवहार पर बहस करते हैं और वह उसे बताती है कि हैंक कहाँ है। वह अपने कपड़े पैक करती है और उसे हैंक की मदद करने के अपनी योजना के बारे में बताती है। उसके बाद वो और विल वापस न्यू ऑरलियंस जाने वाले हैं। जाने से पहले वह उससे कहती है कि जब वह देश की सेवा करना बंद कर दे तो वह उनसे जुड़ सकता है और उसे सबसे पहले विल के साथ सब ठीक करना होगा। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। हम लिली को क्लासरूम में पेनीवाइज के साथ अपने हुए एनकाउंटर को फिर से जीती हुई देखते हैं। वह उस सोच में डूबी होती है। हम देखते हैं कि वह अभी भी उस सुरक्षा के लिए उस हथियार को कसकर पकड़े हुए है। जब वह अपना डेस्क खोलती है तो उसके अंदर उसे अपने पिता मिलते हैं, जो उसे चिढ़ाते हैं, जिससे वह एक बार फिर सबके सामने क्लासरूम में घबरा जाती है और हम देखते हैं कि हथियार चमक रहा है। लिली आखिरकार टीचर की इजाजत के बिना क्लासरूम छोड़ देती है। लंच रूम में रिच मार्गे को हैंक के ठिकाने के बारे में बताता है और वे रानी से मिलने की योजना बनाते हैं ताकि उसे टीम में वापस आने के लिए मना सके। यहाँ हमें रिच और मार्गे का प्यारा पल देखने को मिलता है। जब रॉनी को टीम में वापस लाने का टाइम आता है तो हम देखते हैं कि रिच और मार्गे विल के साथ ब्लैक स्पॉट पहुँचे हैं। बच्चों के बीच प्यारा सा माहौल है, रिच और मार्गे के साथ और रॉनी और विल के साथ भी। यह एक अच्छा डिटेल था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब रॉनी विल के लिए दरवाजा खोलती है तो उसे देखकर वह पहले मुस्कुराती है, पर जब उसे पता चलता है कि बाकी सब भी उसके साथ है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। इसी बीच लिली अपनी दोस्त की मदद चाहती है और वो मिसेस कर्स के घर पहुंचती है, पर अंदर जाने से पहले बगल वाली पड़ोसी एक खौफनाक मुस्कान के साथ लिली को देखती है। कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए लिली वैसे ही अंदर चली जाती है और अंदर से संगीत की आवाज सुनती है और ऊपर जाती है। चारों ओर देखने पर उसे एक फोटो एल्बम मिलता है और हमें यहाँ एक ईस्टर एग देखने को मिलता है। यदि आप ध्यान दें तो फ्रेम में जो चाय का प्याला है वही है जो हमने इट चैप्टर 2 में बेवर्ली के साथ मिसेस कर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा था। इस फोटो एल्बम में लिली मिसेस कर्स और स्टैन की शादी, उनके सालगिरह और छोटी इंग्रिड की और तस्वीरें देखती है, पर जब वह पन्ना पलटती है तो उसे मिसेस कर्स का एक छोटा वर्जन मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ओपनिंग सीन में यह वही नर्स थी जिसने मेवल को पेनीवाइज के साथ बेसमेंट में ले गई थी। जैसे ही लिली पन्ने पलटती रहती है उसे 1908 में छोटी इंग्रिड बॉब ग्रे के साथ मिलती है और लिली को उसमें और पेनीवाइज में समानताएं दिखने शुरू हो जाती है। मिसेस कर्स वहाँ आती है और लिली उन्हें उस शिविर में जो हुआ वह बताती है और वह रोना शुरू कर देती है और उसकी बाहों में भाग जाती है। लिली कमरे के कोने में बॉब ग्रे और पेनीवाइज की ड्रेस और तस्वीरें देखती है। वह मिसेस कर्स से पूछती है क्या उसने उसे देखा है और वह खुशी से रोना और हंसना शुरू कर देती है। ओह स्वीट हार्ट, तुमने कर दिया। और लिली बेशक तुम ही थी। वह यह जानकर खुश होती है कि लिली पेनीवाइज को वापस लाई और लिली कोने में उसकी पुरानी कॉस्ट्यूम देखती है, वही जिसके बारे में मुझे शक था कि उसने एपिसोड 4 में विल के कमरे में बाहर पहनी थी। अब मिसेस कर्स अपने पिता के पुराने हिस्ट्री के बारे में बताती है, जो बॉब ग्रे के नाम से जाने जाते थे और पेनीवाइज द डांसिंग क्लॉन के रूप में कपड़े पहना करते थे। वह दावा करती है कि उसके पिता को उससे छीन लिया गया था और कार्निवल के शहर छोड़ने के बावजूद वह डेयरी में ही रही। सीन वापस 1935 के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हम युवा मिसेस कर्स को वापस अस्पताल में देखते हैं। मेवल को एक डॉक्टर से पेनीवाइज के सुनने के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। यह वह पल था जिसमें उसे पता चलता है कि उसका पिता फिर से देखने का मौका है। हम ओपनिंग में बेसमेंट सीन पर वापस आते हैं, पर इस बार हम इसे पूरा देखते हैं। हम देखते हैं कि पेनीवाइज खुद को मेवल से ग्रीट करता है और उसे गुब्बारा देता है, जबकि इंग्रिड पेनीवाइज को पापा कहती है। हम पेनीवाइज के चेहरे पर देखते हैं कि वह इस इंग्रिड का इस्तेमाल करने का मौका मानता है। मेवल के परिचय के बाद हम देखते हैं कि पेनीवाइज उन पर हमला करता है और वो उसे भगाते हैं।
भागते समय हम देखते हैं कि मेवल गिर जाती है और पीछे छूट जाती है। इंग्रिड एक स्टील के दरवाजे तक भागती है और उसके पीछे बंद हो जाती है, पर वह देखती है कि मेवल अब उसके पीछे नहीं है और वह दरवाजा फिर से नहीं खोल सकती। मेवल दुर्भाग्य से दरवाजे को दूसरी तरफ पेनीवाइज द्वारा खा ली जाती है। पेनीवाइज अपना वेश बदलकर वापस बॉब ग्रे के रूप में आता है और कहता है, पंपकिन, ये मैं हूँ पापा। वह उसे बताता है कि उसने इन सालों में बहुत याद किया है और अगर वह दरवाजा खोल कर अंदर आने दे तो वह सब कुछ समझा सकता है और सब कुछ ठीक कर देगा। मिसेस कर्स यह सब लिली को बताती है। वह देखती है कि लिली इस पर कितनी डरी हुई है और उसे कभी चोट न पहुंचाने का वादा करती है, पर वह उसके दोस्तों के लिए ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह मानती है कि लिली इस बलिदान को समझेगी। मिसेस कर्स लिली की ओर हाथ बढ़ाती है वादा करने के लिए, पर लिली उसके हाथों में उस हथियार से एक कट लगा के भाग जाती है क्योंकि वह पूरी तरह डर चुकी है। छठे एपिसोड के अंत में हम ब्लैक स्पॉट में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि विल रॉनी को वापस अपने टीम में लाने के लिए समझाने में फेल हो जाता है क्योंकि वह सिविर के पास जाने से मना कर देती है। हम देखते हैं कि विल रॉनी का पीछा करता है और उसके पिता को सब कुछ बताता है कि वह कितना समझदार है, और किसी भी समझदार माता पिता की तरह हम देखते हैं कि हैंक रॉनी को उसके साथ खतरे में वापस जाने की अनुमति देने से मना कर देता है। हैंक के पिता को अपनी बेटी रॉनी के प्रति विल का इंटरेस्ट देखकर वह समझ जाते हैं कि वह भी उसकी सुरक्षा की परवाह करता है। इस बीच फॉल्कन टैवर्न में हम डेरी के कुछ गुस्से से भरे पुरुषों को देखते हैं जिनमें स्टैन कर्स और फिल और सूज के पिता भी शामिल है, जो इस बात से परेशान है कि उन्हें अभी तक हैंक नहीं मिला है, पर अब हाल में ही अपने कर्तव्यों से मुक्त हुए। हम देखते हैं कि ब्राउन्स उन्हें ठीक ठीक बताते हैं कि हैंक इस वक्त कहां पर मिल पाएगा। एपिसोड तब खत्म होता है जब हॉलरिन अभी भी शोर को शांत करने के लिए शराब पी रहा होता है और वह दूसरों के साथ पार्टी में शामिल होता है। हम देखते हैं कि रिच और मार्गे रुकते हैं और वाइब्स का आनंद लेते हैं और वे जिसे एयरफोर्स का कुक कहा जाता है उसे पीते हैं और लोगों के साथ नाचते हैं और मस्ती करते हैं। इस पल में हर कोई खुश है। यह पूरा आखिरी सीक्वेंस मेरे लिए तूफान से पहले की शांति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस पल में हर कोई खुश है, एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहा है और वे डेरी और इट के डर से मुक्त है। हमारा आखिरी शॉट मिसेस कर्स को अपनी पुरानी पोशाक में तैयार होते हुए दिखाता है, अपने पापा पेनीवाइज के खोजने के लिए तैयार, और सबसे अधिक संभावना है कि वह ब्लैक स्पॉट की ओर जा रही है, जिससे मुझे फिर से ये लगता है कि उसी ने हैंक को फंसाया था। पर असली हॉरर अब आता है। ब्राउन्स और अन्य लोग मास्क और बंदूकों के साथ ब्लैक स्पॉट में पहुंच जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या होने वाला है अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।